नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस दिए जाते हैं। और दोस्तों, बैंकों का विलय, बैंकों का निजीकरण, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग पिछले कुछ सालों से जब से मोदी सरकार स्पेशली अपने देश में आई है तब से जो है हम इन चीज़ों को सुनते आए हैं। बहुत सारे ऐसे बैंक जो कि अपने नाम के साथ पहले अपनी सर्विसेज देते थे, वो बैंक जो है अब किसी दूसरे बड़े बैंक के साथ मर्ज हो चुके हैं या फिर जो है उनकी कहानी ही खत्म हो चुकी है। हालांकि अभी तक कहानी खत्म होने वाली नौबत किसी बैंक की नहीं आई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो अपनी पहचान जो है वो गंवा चुके हैं, जैसे कि सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, देना बैंक, विजया बैंक। ये सभी तमाम ऐसे बैंक हैं जो कि पहले अपने अपने नाम से जो है ग्राहकों को अपनी बैंकिंग सेवाएं देते थे, लेकिन अपने सरकार ने जो है बहुत सारे बैंकों का जो है विलय कर दिया। बेसिकली विलय मतलब होता ये है कि उस छोटे से बैंक को किसी बड़े बैंक के अंदर मर्ज कर देना, मतलब कि उस पूरे बिजनेस को, पूरे बैंकिंग सिस्टम को किसी दूसरे बैंक के अंदर जो है उसको एक तरीके से कोलैबोरेट कर देना। इसमें होता यह है कि जितने भी ग्राहक होते हैं उस छोटे बैंक के, वो सभी ऑटोमेटिकली उस बड़े बैंक के साथ एसोसिएट हो जाते हैं और जो है उनका अकाउंट नंबर केवल सेम रहता है, बाकी सभी डिटेल जो है वो बदल दी जाती है। ऐसे में शुरुआत में ग्राहकों को थोड़ी सी जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो एक बड़े बैंक का पार्ट बन जाते हैं, एक बड़े बैंक का जो है कह सकते हैं कस्टमर बन जाते हैं। ऐसे में उनका जो एक दायरा है वो बढ़ जाता है, ऐसे में उनका जो एक कस्टमर सर्विस है वो बढ़ जाता है। मान के चले कि किसी का देना बैंक में खाता था, तो देना बैंक तो हर जगह है नहीं, तो उसे जो है अपना अकाउंट ऑपरेट करने के लिए या फिर अपने खाते से जुड़ी हुई कोई भी छोटी मोटी काम के लिए जो है उसे दूर जाना पड़ता होगा देना बैंक की शाखा में। हालांकि अब वो जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो चुका है, अब बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग हर जगह है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ग्राहकों को तो फायदा होता ही है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 4 बैंकों के निजीकरण को लेकर, प्राइवेटाइजेशन ऑफ दोज 4 बैंक्स, जिसको जो है 2021-2022 के जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है इसमें कंप्लीट करना है। क्योंकि हाल में ही जो देश का यूनियन बजट पास हुआ था उसमें जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है निर्मला सीतारमन जी द्वारा कहा यह गया था कि इंडिया के कुल 4 ऐसे बैंक जो हैं जो कि पीएसयू मतलब कि सरकारी बैंक की गिनती में जो आते हैं, उनका जो है प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, उनका निजीकरण किया जाएगा। मतलब ये कि वो किसी जो है प्राइवेट प्लेयर, किसी प्राइवेट कॉरपोरेट कंपनी के हाथों जो है उसे जो है मतलब एक तरीके से उसे बेच दिया जाएगा और बदले में सरकार को एक मोटा प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये सारे कुछ ऐसे बैंक हैं जो लगातार काफ़ी घाटे में जा रहे हैं। सरकार उससे कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं करवा पा रही है। ओवरऑल कहें तो सरकार के लिए गले का हड्डी बना हुआ है, उसे ऑपरेट कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। जो भी बैंक के अपने एक्सपेंसेस हैं वो भी नहीं निकल पा रहे हैं, और बहुत सारे एक हैवी अमाउंट जो कि उन्होंने लोन के तहत अपने कस्टमर को दे रखा था वो एनपीए हो चुके हैं, मतलब कि वो जो है अब वो पैसे डूब चुके हैं। ऐसे में अब सरकार की कोशिश है कि जो अर्थव्यवस्था जो अभी एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन जो है, अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमी है वो डाउन जा रही है। ऐसे में सरकार के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि ये सभी जो हैं बैंक्स हैं जो कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनको जो है किसी प्राइवेट प्लेयर को जो है सौंप दिया जाए। कि बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेट कंपनियां हैं जो कि बहुत सालों से अपने देश में बैंकिंग स्ट्रक्चर को जो है इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपने देश में जो है आरबीआई का रूल्स और रेगुलेशंस इतना टाइट है कि कोई भी नया बंदा अपना जो है पर्सनल बैंक खोलने में उसको जो है सालों साल लग जाते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस खोजता है। ऐसे में उन बिजनेसमैन लोगों के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि एक बना बनाया मॉडल, एक बना बनाया बैंक का नाम को वो खरीद सकते हैं, और उनकी जो महत्वाकांक्षा थी कि वो भी बैंकिंग सेक्टर में उतरे लोगों को सर्विसेज दें, तो वो भी कहीं ना कहीं जो उनका सपना भी पूरा होगा। कुल मिला जुला के यहाँ पे दोनों तीनों लोगों का फायदा होगा। पहला तो गवर्नमेंट, उसको तो हैवी रेवेन्यू जनरेट होगा ही। दूसरा फायदा होगा उन कॉरपोरेट कंपनीज का, जो प्राइवेट कंपनीज होंगे, कि उनका भी एक तरीके से जो एक मॉडल होता है कि वो भी अपने देश में फाइनेंशियली चीज़ों को जो है रेगुलेट कर सकें। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, शुरू शुरू में अपने देश में केवल बीएसएनएल था जो सरकारी था। उस समय कहीं फ़ोन वोन लगता नहीं था, हालांकि बीएसएनएल का नाम ही रखा गया था, भाई साहब नहीं लगेगा। कॉल रेट्स भी काफ़ी महंगे थे, तो उस समय जो है बीएसएनएल का मोनोपोली था, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वही था ही, तो जो हम बोलेंगे लोगों को मानना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे प्राइवेट प्लेयर्स आने लगे,
उस समय वोडाफोन आया, हच आया था, उसके बाद वोडाफोन हो गया, उसके बाद एयरटेल आया, उसके बाद आइडिया सेलुलर आया था, जिन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से कस्टमर को सेटिस्फैक्शन दिया, कस्टमर को सर्विस दिया, जिससे एक अल्टीमेटली फ़ायदा ग्राहकों का हुआ, देशवासियों को हुआ। तो बहुत सारे कस्टमर जो हैं वहाँ से स्विच करके बीएसएनएल से एयरटेल वोडाफोन में आ गए। अब भाई अब वोडाफोन एयरटेल वालों ने भी मनमानी करने लगा, काफ़ी महंगे महंगे कॉल रेट पे इंटरनेट दे रहे थे। तो भाई अब जियो को अपॉर्चुनिटी मिला इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में आने का। तो जैसे ही टेलीकॉम सेक्टर में जियो की एंट्री हुई, उसने काफ़ी रिजनेबल प्राइजेज पे जो है लोगों को इंटरनेट ऑफर किए। तो अल्टीमेटली देखो, जब भी कंपटीशन होता है, जब भी दो कंपनियों के बीच में आपस में टक्कर होती है, तो अल्टीमेटली फ़ायदा कस्टमर को ही होता है, जो देश का आम नागरिक है। अब एयरटेल और जियो के बीच लड़ाई होगी, प्राइस वॉर, कि कौन सस्ता से सस्ता जो है इंटरनेट लोगों को देगा। तो फायदा तो अल्टीमेटली कस्टमर को ही है। हमारी वाहवाही होगी, यार ये सस्ता दे रहा है तो हम इसका सिम ले लेंगे, वो सस्ता दे रहा है तो हम उसका सिम ले लेंगे, अल्टीमेटली दोनों हमें सस्ता देगा ही। तो कुछ ऐसा ही होने वाला है भारतीय बैंकों में भी, क्योंकि गाइज अपने देश में क्या है कि बैंकों का एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट हो गया है। जो भी सरकारी बैंक है अल्टीमेटली जो है उनका एक बड़ा शेयर है इंडियन बैंकिंग सेक्टर में। और आपने आए दिन देखा होगा कि लोग काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम में रहते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें जो है दौड़ना पड़ता है। उनके बहुत सारे मतलब कि ऐसे ऐसे काम जो कि 2 मिनट में निपटाए जा सकते थे, उसके लिए जो है ग्राहकों को दौड़ाए जाते हैं। आज ये सर नहीं आए हैं, कल वो सर नहीं आए हैं, आज लिंक फेल है, पासबुक मशीन खराब है, कुल मिला जुला के काउंटर नंबर 2 पे जाओ, 4 पे जाओ। अल्टीमेटली जो है एक तरीके से जो आम पब्लिक है, जो आम लोग है, एक आम जनता है, जो कस्टमर है, उसको जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से परेशानी होती है। अब ये भी कह सकते हैं कि बैंकों के ऊपर वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, स्टाफ उतना नहीं है, तो ये एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक कॉमन मैन के तौर पे, एक आम जनता के तौर पे। एक आम जनता के तौर पे यार मुझे जो है अपना पासबुक अपडेट करवाना है, तो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बैंक में कितने स्टाफ हैं, क्या नहीं है, उनके ऊपर कितना वर्क लोड है। यार मुझे तो अपना पासबुक अपडेट चाहिए ना। अब उसमें वो लोग बोलते कि आज ये सर नहीं आए हैं, आज नहीं होगा, आज लिंक फेल है, आज नहीं होगा, तो अल्टीमेटली मेरा तो टाइम ज़ाया हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप प्राइवेट बैंकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको इन चीज़ों के लिए कभी भी दौड़ाया नहीं जाता है। वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात की जाती है, काफ़ी अच्छे से आप लोग को सर्व किया जाता है। कुल मिला जुला के जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी जो होती है, वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहती है। उनकी कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। अब कस्टमर अट्रैक्ट कैसे होगा? जाहिर सी बात है, हम उन्हें कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स देंगे, उनके फ़ायदे की बात करेंगे, उनको जो है वेल बिहेव करेंगे। तो ठीक उसी तरीके से ये जो 4 बैंक जो कि भारी घाटे में जा रहे थे, जिसमें जो सबसे टॉप बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये जो है 100% जो है प्राइवेटाइजेशन के दौड़ में सबसे आगे है। उसके बाद गाइस दूसरा जो बैंक है वो है इंडियन ओवरसीज बैंक। आपने हालांकि इस बैंक का नाम नहीं भी सुना होगा, क्योंकि जो है लेकिन ये काफ़ी बड़ा बैंक है। बेसिकली ये लगभग देश के हर जगह में है, बड़े बड़े शहरों में, गांव तक इसकी पहुंच नहीं है। तो इंडियन ओवरसीज भी जो है भारी घाटे में चल रही है। उसके बाद बात कर ले, तीसरा जो है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई का। ये भी जो है एक तरीके से कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे उतना खरा नहीं उतर रहा है, और इसके भी जो है काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को इससे कोई रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है, जिस कारण जो है सरकार जो है जल्द से जल्द इन बैंकों को जो है किसी प्राइवेट फर्म के हाथों जो है सेल आउट करना चाहती है। चौथे बैंक में जो है वो कन्फ्यूज़न है, वो नाम निकल कर क्लियर सामने नहीं आ रहा है। वो बैंक ऑफ इंडिया भी हो सकता है, पंजाब एंड सिंध बैंक भी हो सकता है, वो यूको बैंक भी हो सकता है, क्योंकि उस पर अभी फिलहाल जो है किसी तरीके का कोई भी डिस्कशन अभी नहीं हुआ है। लेकिन ये जो 3 बैंक हैं, 4 बैंकों में जो 3 बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी बिल्कुल पूरी संभावना है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 तक जो है ये पूरी तरीके से जो है एक तरीके से ग्राहकों को अच्छी सर्विस देने के दिशा में जो है प्राइवेट हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं इससे लोगों का एक बहुत बड़ा फायदा भी है। और देश में जो बैंकिंग सेक्टर इतना चरमरा गया है, कुछ पता नहीं चलता, कोई भी लोन लेकर भाग जाता है, तो ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे करके सही होंगी। और अल्टीमेटली जो है इंडिया जो है बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है या फिर डेवलपिंग नेशन है उसके बराबर में आ जाएगी, जब केवल गिने चुने बैंक ही रह जाएंगे। क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में जो है ज़्यादा बैंक होने से कोई फ़ायदा होता नहीं है,
बेसिकली सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ही पड़ता है। जैसे जितने भी आप देखेंगे वेल डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, चाइना, जापान, यहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 बैंक ही हैं। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे बैंकों की संख्या जो है 20 से ऊपर है। आप तो समझ सकते हैं कि इतना एक हैवी पॉपुलेशन होते हुए, इतना यहाँ पे गरीबी बेरोजगारी होते हुए भी जहाँ का इकोनॉमी इतना स्ट्रगल कर रहा है, वहाँ पे इतने सारे बैंकों को रहने का कोई एक तात्पर्य नहीं है। सरकार को जल्द से जल्द इसको लिमिटाइज करना चाहिए, जल्द से जल्द मतलब कि चीज़ों को फ्लेक्सिबल करना चाहिए, ताकि आम लोगों के साथ साथ सरकार भी जो है एक अच्छा प्रॉफिट कमाए, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करे, ताकि जो है इकोनॉमी में और अच्छा से डेवलपमेंट की बात की जा सके। तो ओवरऑल गाइज ये था एक छोटा सा समरी, छोटा सा डिस्कशन जो बैंकों का निजीकरण होने वाला है, प्राइवेटाइजेशन होने वाला है उसके ऊपर। और ये 3 बैंक जो हैं वो 100% इस साल के लास्ट तक मेरे ख्याल से प्राइवेटाइज कर दिए जाएंगे। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद।